बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 विच इज अबाउट थर्मल एक्सपेंशन एंड चैप्टर नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली आमतौर पे बड़ी पॉपुलर बुक है, वेरी एक्साइटिंग और बहुत मजे की बुक है। उसका एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। कभी आप लोगों ने महसूस किया हो कि सर्दियों की रात में आप बैठे हुए हैं और यकदम आपको छत से आवाजें आनी शुरू हो गई? आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं छोटा सा हुआ करता था ना, तो अक्सर मुझे ये आवाजें आती थी तो मैं ये समझता था कि ऊपर कोई ना चोर आ गए या कोई ऐसा इशू हो गया कि कुछ छतों में भाग रहा है। और ये एक पूरी लाइफ मेरी ना इसी सोच में ही गुजर गई कि यार ये क्या किस किस्म की आवाजें आई। अल्लाह का शुक्र है, हमने फिर मैट्रिक में पढ़ा और एफएससी में पढ़ा और आगे जाके अपनी क्वालिफिकेशन में ये पढ़ना शुरू किया कि एक्चुअली होता यूं है कि जब दिन भर धूप पड़ती है तो ये जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं इनमें एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाती है। और रात को जब बिल्कुल शांत माहौल होता है, बिल्कुल जब कोई आवाज ना आ रही हो, तो फिर वो क्या होता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी चीजें गर्मी में फैलती हैं और ठंडा होने में वो सुकड़ जाती है। और वो सुकड़ने की बाकायदा आवाज ऐसे लग रही होती जैसे कोई छत पे भाग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होता। ये आप सबके घर की कहानी है, जरूर देखिएगा। इसी तरह आपने देखा हो कि ब्रिजेस में, बड़े बड़े ब्रिजेस, उसमें गर्मियों में जब आप ब्रिजेस में से जा रहे हो तो गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही होती है, और जब सर्दियों में ठंड में जा रहे हो, यानी दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में जब जा रहे हो, तो आप जैसे ही ब्रिज से गुजरते हैं तो पहले ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे पैचेस बीच में मौजूद है, जैसे एक जगह से आवाज ठक 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 ऐसे गाड़ी जा रही होती है। ये क्या भाई, उसके बीच में, उनके बीच में इतना बड़ा गैप कैसे पैदा हो गया? और गर्मियों में ये गैप कहां गायब हो गया? तो स्टूडेंट्स, होता यूं है कि गर्मियों में जब अच्छी खासी गर्मी पड़ती है तो वो सारे गैप एक्सपेंशन की वजह से फैल जाते हैं और नतीजा वो गैप फिल हो जाते हैं, काफी हद तक फिल हो जाते हैं। लेकिन ठंड में वही दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से हीट बाहर निकल जाती है। जब हीट किसी में जाए, आपने पिछले मेरे तमाम लेक्चर सुने होंगे, तो हीट क्या करती होती है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी वो क्या करती है, उनके मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उनको वीक करना शुरू करती है और उनके मॉलिक्यूल्स को एक्सपैंड करना शुरू करती है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना शुरू करती है। यही काम गर्मी में होता है, इसलिए वो गैप थोड़े से फिल हो जाते हैं। बट ठंड में जाके यही गैप हमारे पास कम हो जाते हैं, जिस वजह से हमें वो फील होते हैं। तो ये तमाम रीजन है। तो इन तमाम चीजों से हमने एक आइडिया निकाला कि एक्चुअली हीट जो है वो चीजों को, टेम्परेचर, ये हीट एक्चुअली एनर्जी की फॉर्म है। टेम्परेचर एक्चुअली जो होता है किसी चीज का ठंडा या गर्म होना होता है। सो हीट जब किसी भी चीज में जाती है तो वो क्या करती है, उसके टेम्परेचर को चेंज करती है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन आनी शुरू होती है। सो ये वाइस वर्सा कर ले, उल्टा कर दें कि जब हीट किसी सिस्टम से रिमूव आउट हो जाए तो फिर क्या होता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो दोबारा उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हमारे पास लूज होना शुरू हो जाती है। सो आज हमारा बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है विच इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, थर्म कहा जाता है टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन हो जाए, यानी आपकी किसी चीज की गर्मी की वजह से एक्सपेंशन हो जाए। ठीक है, ये एक्सपेंशन सब में होती है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। लेकिन आज हम इसको सॉलिड में पढ़ेंगे, यानी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड में क्या एक्सपेंशन होगी हमारे पास? सॉलिड भी बिल्कुल बाकी तमाम मैटर की तरह, लिक्विड और गैस की तरह टेम्परेचर पे एक्सपैंड होते हैं। फर्ज करें अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही नैरो और बहुत ही करीब है, उन्हीं को सॉलिड कहा जाता है। तो जब उनके अंदर हीट इन की जाती है, जब इन हीट एनर्जी उनके अंदर डाली जाती है, हीट एनर्जी को क्यू से भी जाहिर किया जाता है,
तो वो क्या करते हैं, वो उन हीट एनर्जी में जाके काइनेटिक एनर्जी को एनहांस करती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इनके मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा गैप देना शुरू करती है, यानी ये इसमें जब एनर्जी आएगी ये उसको पुश करेगा, वो उसको पुश करेगा, नतीजा है जो इनके स्मॉल गैप्स थे दे आर मूविंग इन अ वास्ट गैप्स, यानी एक बड़े वास्ट गैप्स में वो चले जाएंगे। तो उनके वास्ट गैप में जाने की वजह से एक्सपेंशन आ जाती है। सॉलिड की एक्सपेंशन तीन तरीकों से होती है। फर्स्ट करो एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास L0 है, ओरिजिनल लेंथ यानी यहां से यहां तक लेट से 5 मीटर का ये हमारे पास है, 5 मीटर का, और हीट की वजह से कुछ देर बाद इसका इतना सा लेंथ जो है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है, यानी अब आपकी जो टोटल लेंथ आ गई वो L0 प्लस डेल एल आ गई, डेल्टा एल, यानी पहले 5 मीटर थी, थोड़ी सी चलो 0.2 बढ़ गई, तो 5.2 हमारे पास लेंथ जो है वो इसकी इंक्रीज होगी, यानी लेंथ में इजाफा हो जाना, इसके एरिया में इजाफा हो जाना, यानी देखो लेंथ में इजाफा हुआ, इसके एरिया में इजाफा हुआ और वॉल्यूम में इजाफा हुआ, तीन चीजों में इजाफा होता है, या तो लेंथ में इजाफा हो जाए, या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वॉल्यूम बढ़ जाए हमारे पास, या इसका एज अ होल पूरा वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो जाए। ये तीन चीजों में इजाफा हो सकता है तीनों डायमेंशन में। अगर वन डायमेंशन में हो तो इसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। अगर 2 डायमेंशन में हो तो एरिया एक्सपेंशन कहा जाता है, और अगर 3 डायमेंशन में हो हमारे पास वो वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कहा जा सकता है। ये 1 डायमेंशन में होता है, 1 डायमेंशन यानी किसी एक साइड पे बढ़ जाना, ये साइड बढ़ जाना, या अगर यूं है यूं बढ़ जाना किसी एक डायरेक्शन में। अगर 2 डायमेंशन में यानी सॉलिड ये यानी लेंथ और विड्थ दो में बढ़ जाना, लेकिन हाइट उतनी ही रहना, यही एक होती है लेंथ विड्थ हाइट, तो 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में बढ़ जाना तो हमारे पास वो कहलाएगा एरिया एक्सपेंशन। और तीसरी एक्सपेंशन है 3 डायमेंशंस में बढ़ जाना, जिसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इन एक्सपेंशन को बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे कि लीनियर एक्सपेंशन जो है हमारी सॉलिड में वो क्या होती है। स्टूडेंट्स, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, सॉलिड में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो तो क्या होता है। आप देखें बच्चों, ये एक हमारे पास हमने एक रॉड लिया कोई भी, ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ हमारे पास L0 है, और ये ओरिजिनल टेम्परेचर T0 पे मौजूद है, कोई भी टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है, ये इसको 25 डिग्री सेल्सियस मौजूद है, केल्विन में भी लिख सकते हैं। 25 में अगर 273 ऐड करें तो ये केल्विन में आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक जिस टेम्परेचर पे मौजूद है उसको T0 कहते हैं। पहले तो लीनियर एक्सपेंशन कब होती है, जब किसी एक डायमेंशन में हो, मतलब फर्ज करें आप ये आपके पास एक रॉड है, अगर इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाए, इसका टेम्परेचर बढ़ जाए और इसके अंदर फैलाव जो हो जाए वो एक डायमेंशन में हो जाए, एक डायमेंशन में, एरिया में ना हो, वॉल्यूम में ना हो, सिर्फ लीनियर हो, यानी लेंथ में चेंजेस हो हमारे पास। तो ये था हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर पे, हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर चेंज किया। अब हमारे पास जो टेम्परेचर है चेंज करने के बाद हमने देखा कि जो नया लेंथ आया वो हमारे पास L आ गया, नई लेंथ हमारे पास L आ गई, यानी देखें अगर हम इसको इसके साथ मिलाएं, इतना एक्स्ट्रा था ये तो बराबर था ना, इतना एक्स्ट्रा हो गया ये, और टेम्परेचर भी नया जो था वो T था। फर्ज करें 25 से मैंने मूव करके 80 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, तो अगर मैं 80 में से 25 माइनस करूंगा तो ये तकरीबन 55 डिग्री सेल्सियस में चेंज लेकर आया हूँ, 25 केल्विन में चेंज लेकर 55 केल्विन चेंज लेकर आया हूँ, तो ये मैंने चेंजेस लाई, तो इतनी एक्सपेंशन होगी, ये इतनी एक्सपेंशन होगी, ये ओरिजिनल था यहां से यहां तक, यानी अब उसमें जो नई लेंथ आई है, नई लेंथ, दिस इज L0 प्लस डेल एल, वो नई लेंथ यहां से यहां तक जो होगी वो ये L0 और डेल एल के सम से हमारे पास आ जाएगी, L0 प्लस डेल एल, दिस इज द न्यू लेंथ, ये हमारे पास न्यू लेंथ आई। अब हमने पढ़ना है भाई, अगर हमने टेम्परेचर इसको नया दिया, यानी जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, चेंज इन टेम्परेचर वो था T
में से टी नॉट माइनस कर दें, यानी टी में से टी क्या था हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट क्या था हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, 80 में से 25 माइनस करें, यू गोना गेट 55 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना टेम्परेचर आपने इजाफा किया। तो ये कैसे फाइंड होगा, यानी न्यू टेम्परेचर में से ओल्ड टेम्परेचर को माइनस कर दें, सो यू गोना गेट द चेंज इन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स आपने क्या चीजें सीखी यहां से कि जैसे जैसे हम इसके टेम्परेचर में इजाफा करते हैं इसकी लेंथ में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है, और ये लेंथ में इजाफा जो है ये डिपेंडेंट है हमारे पास तीन चीजों में। तीन चीजें जो हैं वो इस लेंथ में इजाफा करती हैं। नंबर वन, इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है ना वो बहुत मैटर करती है कि वो कितनी थी। ओरिजिनल लेंथ हमारी बहुत मैटर करती है, वो कितनी थी। ओरिजिनल लेंथ जितनी ज्यादा होगी चेंज इन लेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। आप खुद कॉमन सेंस से ये बात सोचें, एक 5 मीटर का रॉड है, अगर उसके बीच में 1 मीटर का इजाफा हो जाता है, यानी 6 हो जाता है, हालांकि 1 मीटर बहुत ज्यादा बोला है मैंने, फर्ज करें 5 मीटर का रॉड किसी टेम्परेचर पर हम 1 मीटर इजाफा हो जाए 6 हो जाए, तो 10 मीटर के रॉड 12 मीटर हो जाएगा, यानी 5 में हमारे पास 1 मीटर चेंज आई है और 10 में हमारे पास 2 मीटर चेंज आई, यानी ओरिजिनल लेंथ जितनी बड़ी होगी तो चेंज भी उतनी बड़ी होगी। यानी इसकी एग्जांपल यूं ले रहे, एक छोटा मोटा दुकानदार है, अगर वो उसका पूरा दिन में नुकसान अगर होता है, कहता यार बड़ा नुकसान हुआ, भाई कितना नुकसान हुआ भाई आपका, कहता यार आज बस 1000 रुपए का नुकसान हो गया, कोई जाली नोट पकड़ा गया या किसी तरह भी बिजनेस में नुकसान हुआ, चलें जो छोड़ें जाली नोट को। तो जब मैं किसी बड़े बिजनेसमैन से बात करूंगा, किसी फैक्ट्री के मालिक से, वो भी अगर के नुकसान हुआ, वो कभी भी नहीं कहेगा मेरा 1000 रुपए का नुकसान हुआ, वो कहेगा यार मेरे आज 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यानी अगर चीज पहले ही बहुत मैसिव थी तो उसमें जो चेंजेस होती हैं वो भी बड़ी मैसिव होती हैं, और अगर चीजें पहले ही छोटी थी, कॉम्पैक्ट थी, तो आपकी उसमें जो चेंजेस होती हैं वो भी स्मॉल होती हैं। अब एक सुई है छोटी सी, अगर हम उसको 55 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, एक इतनी बड़ी सुई है उसको 55 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, एक इतनी बड़ी सुई है उसको 55 डिग्री सेल्सियस पे गर्म, इतनी सुई अब कितनी एक बढ़ सकती, मीटर तो नहीं बढ़ सकती, वो यही होगा फ्यू सेंटीमीटर इजाफा हो जाएगा। एक बड़ी सुई में वही टेम्परेचर दिया जाए तो हो सकता है मीटर्स में इजाफा हो जाए। तो यानी ग्रेटर इज द ओरिजिनल लेंथ, मोर इज द चेंज इन लेंथ, यानी जितना आपका ओरिजिनल लेंथ ग्रेटर होगी उतनी चेंज इन लेंथ भी ग्रेटर होगी, यानी ये ओरिजिनल लेंथ मैटर करती है। यहां मैं लिख रहा हूं ओरिजिनल लेंथ, ये मैटर करती है। पहली चीज, ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट से जाहिर करते हैं। यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि चेंज इन लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के, यानी जितनी जितनी ओरिजिनल लेंथ बड़ी होगी उतनी ही चेंज इन लेंथ भी बड़ी होगी, अगर हम उसको एक मुनासिब टेम्परेचर दें तो। ऐसे नहीं खुद ब खुद नहीं हो जाएगी, टेम्परेचर दें तो। एक चीज हमने ये सीखी। दूसरी चीज है चेंज इन टेम्परेचर, ये भी बहुत मैटर करता है। चेंज इन टेम्परेचर ये भी बहुत मैटर करता है। चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी कहा जाता है, विच इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, डेल्टा टी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स आपने किसी भी रॉड को, फर्ज करें इसी रॉड को 55 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया और आपका 1 सेंटीमीटर इजाफा हुआ है, आप इसको 100 पे अगर चेंज, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट अप करना शुरू कर दें तो इसमें अच्छी खासी चेंज आएगी, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा फैलाव ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश करेंगे, नतीजा उनके अंदर साइजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। सो ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, मोर इज द चेंज इन लेंथ, यानी जितना हमारे पास टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगी उतना ही लेंथ में भी चेंजेस, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इफ दिस वन इज इंक्रीजिंग and this one is also increasing, this is dependent of this is dependent of this, ये इंडिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल्स, ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेंगे तो इसके साथ, इसका ताल्लुक डायरेक्टली इसके साथ है, लेकिन इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं होता। ये याद रखना प्रोपोर्शनैलिटी में, दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट ऑफ दिस, ये उस पर डिपेंड होता है। सो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही चेन लेंथ भी बढ़ेगी। तीसरा होता है हर मैटर की अपनी सलाहियत होती है, टाइप ऑफ
टाइप ऑफ सॉलिड भी मैटर करता है, टाइप ऑफ सॉलिड। अब भाई आप एल्यूमिनियम को गर्म करना शुरू कर दो, वो तो अच्छा खासा फैल जाएगा। अब पत्थर को गर्म करो, फैलेगा? वो तो नहीं फैलने लगा इतना ज्यादा। हर एक का अपना मिजाज होता है, उसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या कहते हैं इसको? इंट्रिंसिक। मैंने पिछले साल 2 बहनों को पढ़ाया और बहुत अच्छा पढ़ाया, ऑल लेवल्स में बहुत अच्छा पढ़ाया। और दोनों बहनों में से एक बहन ने सब में ए मार्क्स लेकर टॉप कर दिया एक कॉलेज में, जबकि दूसरी जो सिस्टर थी उसके बहुत सारे बी आए और एक बल्कि सी भी आया। और मजे की बात बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस है, उसका फिजिक्स में सी आया। ठीक है, दोनों बहनों को एक लेवल का पढ़ाया क्योंकि दोनों मेरे साथ बैठती, दोनों को एक ही जैसी चीज समझाई जाती थी। लेकिन अब उनकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी कि किसने कितना एब्जॉर्ब किया। एक की एब्जॉर्बिंग सलाहियत बहुत अच्छी थी, जबकि दूसरे की एब्जॉर्बिंग सलाहियत बहुत कम थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिस बच्ची ने कम मार्क्स लिए, जब मैंने उसकी इर्द गिर्द की एक्टिविटीज देखी, एंड शी वाज वेरी गुड इन बैडमिंटन, और वो चैंपियन भी थी अपने, बट दो जिसने मार्क्स लिए वो इस चीज में आगे नहीं थी। हर एक की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सब मटेरियल की भी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कोई मटेरियल जो है वो टेम्परेचर को बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी फैल जाते हैं, ठीक है, दैट इज गुड। कुछ नहीं फैलते। आप खुद अंदाजा लगाएं, आप देखें मरकरी है, जो आपने अपना थर्मामीटर अपने टंग के नीचे रखा, वो फैलना शुरू हो गया। क्या वाटर इतनी देरी से फैलता? नेवर, नहीं फैलना था उस। तो हर एक की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सो टाइप ऑफ सॉलिड भी डिपेंड करता है। तो हमने तमाम चीजों से एक बात सीखी, वो ये थी कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए तो वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी, इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएं, हटाएं, तो इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट, ये रूल हमने पढ़े हुए अपनी 9th क्लास में। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगता है। और प्रोपोर्शनैलिटी की सेम चीजों को एक दफा लिखा जाता है और बाकियों को मल्टीप्लाई किया जाता है, जो डिफरेंट होती है। कांस्टेंट लिखा जाता है और इनको हम यूं लिखते हैं। और अगर मैं यहां से कांस्टेंट हटा दूं तो यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो अल्फा के इक्वल होगा। अल्फा, ये अल्फा। व्हाट इज अल्फा? ये तो मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि अल्फा क्या चीज है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये यानी अल्फा जो है वो डेल्टा एल ओवर एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल होगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल ओवर एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यूं भी लिखा जा सकता है। ये एक ही मतलब है। यानी अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ये चीज बनेगी हमारे पास। ये देखें ना, डेल्टा एल ओवर एल नॉट है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, अगर ये डिवाइड हो रहा है ना, इससे डिवाइड किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में चीजें उलट जाती हैं, तो यही चीज आ जाएगी ऊपर वाली। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। व्हाट इज अल्फा? अल्फा कहा जाता है, अल्फा इज said to be coefficient of linear expansion. Linear expansion. Linear expansion जो थी हमारे पास, उसका अपना रेट क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट का, मैंने आपको जैसा बताया था ना, ये डिफरेंट होता है। एल्यूमिनियम अपने लिहाज से फैलता है, सॉलिड आपने सेम लेंथ रखी हुई है, सेम टेम्परेचर चेंज किया आपने, और आपने देखा, ये देखें, ये मैंने रखा जी, आप फर्ज करने मैंने रखा एल्यूमिनियम। अच्छा, मैं एक और रख लेता हूं इसी तरह का, इसी के साइज का मैं रख लेता हूं, ये इसी के साइज, ये ले, मैं इसी के साइज का रख लेता हूं, कोई और चीज रख लेता हूं, जैसे मैं रख लेता हूं, चले स्टोन रख लेता हूं, और इसको मैं गर्म करना शुरू करता हूं, और इसमें मैंने देखा चेंज इतनी आई, बस, जबकि इधर चेंज इतनी थी, यानी इतनी चेंज कम आई। भाई व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? ये क्या हुआ भाई? ये दोनों की लेंथ सेम थी,
यू गॉट इट? दोनों को टेम्परेचर चेंज हमने सेम दिया. So why this has expanded more than this one? Because this goes straight away to its own intrinsic property. ये उसकी अपनी intrinsic property पे जाता है. कुछ चीजें बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं टेम्परेचर को, कुछ नहीं करती. सो ये अल्फा जो है ये वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स ओन नेचर. ऑब्जेक्ट की अपनी नेचर को डिस्कस करता है. भाई तेरी फितरत क्या है ये डिस्कस करेगा वो. ठीक है. सो इसको हम कह सकते हैं कि टोटल अल्फा इज सेड टू बी द टोटल चेंज इन लेंथ with respect to original length and change in temperature. Any change in temperature और ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से आपके पास लेंथ में कितनी तब्दीली आई. हर एक की लेंथ की तब्दीली डिफरेंट है. तो ये अल्फा होता है. और अल्फा हर एक मेटल का, हर एक सॉलिड का डिफरेंट होता है. हर एक की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. जिसकी वैल्यूज अच्छी होंगी उनमें चेंजेस ज्यादा होंगी, यानी उनपे फैलाव ज्यादा होगा. जिनकी चेंजेस स्मॉल होंगी उनका फैलाव भी कम होगा. तो ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये उस पे ऑब्जेक्ट की नेचर पे जाता है. ये हर एक का कांस्टेंट है. ठीक है. मैं आपको अभी थोड़ा चार्ट से भी समझाऊंगा. आप खुद देखें. इसकी यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? इसकी मीटर. इसकी यूनिट क्या है? मीटर. और इसकी केल्विन है. ठीक है. मीटर कटा तो पर केल्विन आ गया. तो अल्फा की जो यूनिट है स्टूडेंट्स दैट इज पर केल्विन. सो हर एक की अपनी अपनी नेचर है और हर एक की जो है वो रेट ऑफ चेंज जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. लेकिन इफ यू गो फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, इफ यू गॉट द टू एल्यूमिनियम्स एंड यू आर हीटिंग, you got the same length and you are hitting with the same temperature and you got the same change in temperature and same original length as well, their expansion will be same. फिर उनकी expansion बिल्कुल सेम होगी अगर एक ही जैसा ऑब्जेक्ट है. अगर कॉपर की वायर है मैं उसको आधा आधा काट दूं और दोनों को एक ही टेम्परेचर पे गर्म करूं तो दोनों का फैलाव एक ही जैसा होगा. ये बात याद रखिएगा. सो आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ गए होंगे. स्टूडेंट्स ये देखें एक चार्ट आपके सामने मौजूद है. आपके पास मटेरियल दी है, जैसे स्टील दिया है, ये उसकी अल्फा की वैल्यू दी है. जैसे स्टील का अल्फा 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5 है ये पर केल्विन में. ठीक है. इसकी यूनिट पर केल्विन जैसा मैंने पीछे बताया था. आप देखें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है. यानी अगर फर्ज करें स्टील ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, स्टील से एल्यूमिनियम डबल है. ये 1.2 है ना, ये 2.4 है, ये उसका डबल है. इसका मतलब हुआ आपने 1 मीटर रॉड अगर स्टील का लिया और 1 मीटर रॉड आप एल्यूमिनियम का ले लें और चेंज इन टेम्परेचर आप बच्चों एक ही जैसा रखें. फर्ज करें 80 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया उसमें और हमने ओरिजिनल लेंथ भी सेम ली हुई है. ये दो काम हमने सेम किए हुए. आपकी अगर स्टील की चेंज 1 मीटर होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम 2 सेंटीमीटर चेंज होगा क्योंकि उसका अल्फा इसके मुकाबले में 2 टाइम्स है. इसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से. और ब्रास भी, पीतल अच्छा खासा है. ग्लास भी 1.7, इट्स रियली हाई. सॉरी कॉपर, नॉट ग्लास. कॉपर भी अच्छा है बट एल्यूमिनियम इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. इसी तरह स्टील, क्वार्ट्स, ग्लास, ये सब देख ले. ग्लास का कितना कम है, बल्कि क्वार्ट्स का कितना कम है. यानी क्वार्ट्स मिलीमीटर्स में ही फैलता होगा अगर फैलता हो. तो इन चीजों से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं. स्टूडेंट्स ये जितने भी इंजीनियर्स होते हैं ये जब डिफरेंट चीजें बनाते हैं, जैसे हमारे पुल बना लिए, ब्रिजेस बना लिए, तो ये क्या करते होते हैं, ये उनमें प्रोविजन रखते होते हैं. प्रोविजन. या ब्रिज बनाया इतना बड़ा, अगर फर्ज करो ये ब्रिज बना लिया, उसके बीच में वो छोटे छोटे गैप्स रखते होते हैं, प्रोविजन रखते हैं कि फर्ज करो अगर लीनियर एक्सपेंशन हो जाती है, ये ना हो कि उसके बीच में गैप्स ना हो, और गैप्स नहीं होंगे तो वो फैलना शुरू होगा, उसके पास रूम ही नहीं होगा फैलने का, तो वो कोलैप्स भी कर सकता है. तो उस कोलैप्स को ओवरकम करने के लिए बीच में गैप रखते हैं ताकि वो फैले तो फैल के उसके पास, और इतना ही गैप रखा होता है जितना उनका अल्फा होता है. उनको पता होता है कि ये कितना फैल सकता है क्योंकि उन्हें पहले वैल्यू कैलकुलेट करके रखी होती है कंक्रीट की या डिफरेंट चीजों की. इसी तरह आप देखें रेलवे पटरी पे उनके गैप्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वो लोहा है, आयरन या इवन कॉपर जैसी चीज, आयरन का भी अच्छा खासा होता है, नियरली इतना ही होता है. तो उनके गैप ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि जब गर्मी होती है वो गैप्स जो है वो ज्यादा फैलते हैं. और अगर वो ना गैप्स दिए जाएं, प्रोविजन ना दी जाए, तो भाई वो जो पटरी है ना, जो ऐसे ऐसे
इतनी इतने गैप्स जा रही है, वो फिर अगर ना दिए जाए तो यूं यूं हो जाए गर्मियों में, और फिर आपकी ट्रेन को जिगजैग ही घूमना पड़े और हमें भी जिगजैग से ऊपर जाना पड़ेगा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो इसलिए उनके अंदर इनफ प्रोविजन रखी गई होती है। बिल्कुल इसी तरह कभी आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि ये जो तारों के अंदर इतने बड़े बड़े सैग होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी पावर ट्रांसमिशन वायर्स होती हैं, 11,000 वोल्ट की जो वायर, जिनमें से आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा होता है, इतनी ज्यादा मोटी तारें आपके घरों के बाहर भी आपके पोल्स पे खंभों पे जा रही होंगी, तो उनके वो यूं लटकी भी होती है, दो पोल है ना अगर आपके पास, तो यूं उनके बीच में एक सैग रखा हुआ होता है। क्यों रखा होता है? फर्ज करो अगर मैं इसको यूं सीधा रख लूं, ये सीधा, यानी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना वो पंजाबी में कस के बांध दूं उसको, तो अगर मैं उसको कस के यानी उसको सख्ती से तनाव से बांध दूं, सो व्हाट इज गोना हैपन, क्या हो जाएगा? सर्दियों में तो कॉन्ट्रैक्शन आ जानी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके जब सुकड़ेंगे तो वो तारें टूट जाएंगी। तो उसके अंदर ये प्रोविजन इतनी बड़ी रखी होती है ताकि अगर सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो वो उसको ओवरकम कर सकें और आप बहुत बड़े मैसिव हादसों से बच सकें। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन का जो पहला टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। आपकी डेफिनेशंस वगैरह मैंने वैसे समझा दी थी सारी, कोई बात अगर है तो आप उसको बुक से थोड़ा बहुत स्टडी भी कर सकते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशनल हो, फर्ज करें ये हमारे पास एक बॉडी है, आपके पास ये 3 डायमेंशनल बॉडी, ये लीजिए आपके पास ये 3 डायमेंशनल बॉडी जिसकी ये लेंथ, ये हाइट है, ये विड्थ है और ये लेंथ, ये 3 डायमेंशनल हमारे पास मौजूद है, और आपके पास इसका जो वॉल्यूम दिया दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम V0, और ये T टेम्परेचर T0 पे मौजूद है। आपने क्या किया, इसको एक खास टेम्परेचर पे रख लिया, यानी टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर लिया, यानी इसका टेम्परेचर चेंज कर लिया, ये जी चेंज इन टेम्परेचर हो गया। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है जो नया टेम्परेचर है उसमें से पुराना टेम्परेचर माइनस कर दे, जैसा मैंने आपको लीनियर में बताया था। अब उसके बाद ये इसका वॉल्यूम क्या हो गया, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। आपने देखा कि अब नया वॉल्यूम जो आया वो V आ गया, ये न्यू वॉल्यूम है, और आपने टेम्परेचर क्या दिया था, न्यू टेम्परेचर दिया था, यानी अब इसके वॉल्यूम में अच्छी खासी चेंज आ गई, यानी इसकी लेंथ भी बढ़ गई, इसकी विड्थ भी बढ़ गई, इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, सॉरी हाइट भी बढ़ गई, यानी ओवरऑल वॉल्यूम भी बढ़ गया। जब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट होता है। अगर हमारे पास क्यूबॉइड हो, 3 डायमेंशन हो, तो ये इन तीनों का क्यूब प्रोडक्ट होता है हमारे पास। अब ये आप देख रहे हैं इसकी एक्सपेंशन ज्यादा हो चुकी है। जब इसकी एक्सपेंशन ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है जो नया वॉल्यूम हमारे पास है V, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ हमारे पास, V माइनस V0, यानी जो नया वॉल्यूम है उसमें से पुराना वॉल्यूम माइनस कर दो। हो सकता है पुराना वॉल्यूम 100 डेसीमीटर क्यूब था और नया वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 110 डेसीमीटर क्यूब है, तो अब भाई कितनी चेंज आई, आप 110 में से 100 को माइनस कर दें, सो यू आर गेटिंग 10 स्ट्रेट अवे, आपको 10 मिल जाएगा। तो ये 10 उसमें चेंज आई। स्टूडेंट्स, ये जो चेंजेस हैं इसके वही 3 फैक्टर होते हैं जो उसके 3 फैक्टर थे। पहला क्या है, पहला थोड़ी सी बातें चेंज हो गई हैं। पहला, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है। अगर ऑलरेडी वॉल्यूम ही बड़ा हो, यानी 100 डेसीमीटर क्यूब में चेंज 110 आ रही है, सॉरी नया वॉल्यूम 110 आ रहा है और चेंज 10 की आ रही है, यानी 110 में से जब 10 माइनस करेंगे 10 की चेंज आ रही है। तो अगर वही 200 वाला होता तो उसका उसी टेम्परेचर पर जो इजाफा होना था वो स्टूडेंट्स 20 हो जाना था, यानी डबल हो जाना था। तो ओरिजिनल वॉल्यूम भी मैटर करता है, जितना ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा आपका उतना ही चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। दूसरी बात, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये भी बड़ा मैटर करता है
ऑब्वियसली आप किसी चीज को ज्यादा गर्म करें वो जल्दी फैलेगी, ज्यादा फैलेगी, और जिस चीज को हल्की आंच पे रखें तो भाई फिर वो आराम से हंडी पकती है, आराम से ही फैलती है। सो आपने इसमें जो चेंज अगर फर्ज करो 40 डिग्री पे ये इतना हो गया, अगर 80 डिग्री चेंज किया होता तो ये उससे भी ज्यादा हो जाता चेंज, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना फैलाव ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में प्रोड्यूस करता है, और मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको फैलने में ज्यादा मदद फराहम करती है। आई होप मेरी बातें समझ रहे होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ये याद रखना T माइनस टी नॉट है, वो मैंने लिखा हुआ वैसे वहां उस जगह पर, ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम का भी मैंने लिखा हुआ। तीसरी नेचर, वही जो चीज मैं बता, टाइप ऑफ सॉलिड या नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड की अपनी नेचर भी मैटर करती है। अगर एल्यूमिनियम हो तो वो ज्यादा फैलेगा स्टील के मुकाबले में, अगर आपका क्वार्ट्ज हो तो वो कम फैलेगा, आपने अभी मैंने आपको बताया। तो ये नेचर भी मैटर करता है। तो स्टूडेंट्स इन तमाम रिजल्ट से हमने वही रिजल्ट निकाले जो हमने लीनियर से निकाले थे, कि अगर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, तो इनको कंबाइन करके जब हम लिखेंगे ये प्रोपोर्शनैलिटी होगा V नॉट डेल्टा टी के, V नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगेगा और कांस्टेंट लगेगा, और ये V नॉट डेल्टा टी। इस कांस्टेंट को स्टूडेंट्स बीटा कहते हैं, बीटा, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये जितना वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, ये वो भी डिपेंडेंट था नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, ये भी डिपेंडेंट है नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, लेकिन मैं फर्क दोनों में बताऊंगा जरूर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जाके यहां क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बीटा। सो बीटा आ गया चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड, अच्छा इसको हम वही उसी तरीके से ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड बाय ये लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शनल वॉल्यूम भी कहा जाता है, फ्रैक्शनल वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से कितना वॉल्यूम आपका चेंज हुआ एक चेंज इन टेम्परेचर में, यानी एक्चुअली इसका तमाम लबे-लुबाब हुआ। बीटा इज डिफाइंड एज the total change in volume with respect to original volume and original volume and change in temperature, यानी किसी भी चेंज इन टेम्परेचर या किसी भी ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से कितनी तब्दीली वाकया हुई उसमें फैलाई। अगर तब्दीली ज्यादा वाकया हुई तो आपका बीटा ज्यादा होगा, जैसे एल्यूमिनियम में ये तब्दीली ज्यादा वाकया होती है तो उसका बीटा भी ज्यादा होता है, और अल्फा और उस तरह स्टील में उसके मुकाबले में कम होती है तो उसका बीटा भी कम हो जाएगा। अब यूनिट पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब, इसकी मीटर क्यूब, इसकी भी मीटर क्यूब, और इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। मीटर मीटर कटा तो बीटा आ गया पर केल्विन, तो स्टूडेंट्स इसकी यूनिट भी हमारे पास पर केल्विन ही होगी। सो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, ओरिजिनल वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर सॉरी चेंज इन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा। और तीसरी चीज जो डिपेंड करती है दैट इज नेचर ऑफ सॉलिड। हर सॉलिड एक जैसा नहीं फैलता, जो सॉलिड में टेंडेंसी ज्यादा होती है फैलने की, यानी दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हर एक की अपनी फितरत, तो वो उसी जैसा होगा, ठीक है। सो बीटा हमारे पास आ जाएगा ये, और बीटा की जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगी पर केल्विन। स्टूडेंट्स ये जरा चार्ट को देखें, अगर मिथानॉल हो तो 113 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5, आप देखें ये सबसे ज्यादा फैल रहा है, यानी ये नियरली इससे 6 गुना ज्यादा फैल रहा है मरकरी से, यानी मरकरी तो फैलता ही फैलता है, ये उससे 6 टाइम ज्यादा फैलता है। यानी आप 1 डिग्री सेल्सियस चेंज पैदा करें या 1 केल्विन चेंज पैदा करें मरकरी में, और आपके पास उतनी ही वॉल्यूम होनी चाहिए मरकरी की जितनी वॉल्यूम आपके पास मिथानॉल की हो। आप देखना अगर मरकरी आपका 1 सेंटीमीटर फैला ना, तो मिथानॉल आप 1 सेंटीमीटर क्यूब फैला तो मिथानॉल आपका 6 टाइम ज्यादा है, तो वो 6 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वो फैल जाएगा।
whatever, मैंने मिलीमीटर लिया था, सेंटीमीटर, उसके मुताबिक 6 गुना ज्यादा फैलेगा, ये नहीं बताने का। और ये टर्पंटाइन ऑयल जो है ये मरकरी के मुकाबले में 5 टाइम ज्यादा फैलता है। तो आप ये देख लें, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू हमें बताती हैं कि किस चीज में कितना फैलाव होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये जो आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, इनको आप खुद भी अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। आप कोई भी एक रॉड ले लें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे ये रॉड है, इसको फासन कर दें किसी बोल्ट शोल्ड से और पक्का इसको मजबूत करके कहीं रख दें। बिल्कुल फर्ज करें कि एल्यूमिनियम का रॉड है। इसी तरह आप एक रॉड रख ले आयरन का, इसी तरह आप एक रॉड रख ले ब्रैस का। ये आपने डिफरेंट किस्म के 3 रॉड्स रख लिए। आपने तीनों के नीचे बर्नर कोई भी लगा ले, यानी हीट के लिए बर्नर लगा ले, ठीक है। ये बर्नर आपने कोई भी लगा लिया, इधर भी आपने ऐसे ही किया, अच्छे खासे बर्नर लगाए, ये ना हो, क्योंकि इक्वली हीट आपकी ट्रांसमिट होनी चाहिए। इधर भी इक्वली हीट ट्रांसमिट करके बर्नर लगा दें। आप जब ये हो जाए, इससे पहले आपने इसकी ओरिजिनल लेंथ मेजर करनी है, पहले ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए। 2 चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों को हीट अप करें। हीट अप करने के बाद आप देखें कि नया टेम्परेचर कितना था। आप किसी भी थर्मामीटर से आराम से चेक कर सकते हैं। या सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक खास किस्म का एक थर्मामीटर होता है जिसको कहते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर, उससे आप आराम से चेक कर सकते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर दूर ही रख के वो आपको सारा कुछ बता देगा, इंफ्रारेड थर्मामीटर के इसका टेम्परेचर कितना है। तो नया टेम्परेचर फाइंड करें और एक मीटर रॉड की मदद से नई लेंथ फाइंड आउट करें। ये ओरिजिनल था जो पहले आपने फाइंड किया, ये बाद वाला है। तो आपने इन दोनों को माइनस करना है, यानी टी में से टी नॉट माइनस करें, आपको चेंज इन टेम्परेचर पता चलेगा। इसी तरह एल में से एल नॉट माइनस करें, आपको चेंज इन लेंथ पता चलेगी। ये हो गया। और तीसरी चीज आपके पास क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ भी आपके पास आ गई। उसके बाद आपने वही फार्मूला लगाना है। अगर आपने अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका फार्मूला है चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। वो वैल्यूज चेंज इन लेंथ की यहां डालें, ओरिजिनल लेंथ की यहां डालें, चेंज इन टेम्परेचर की यहां डालें, तो आपको पता चल जाएगा इन तीनों की अल्फा वैल्यूज क्या हैं। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये कितना फैले हैं। और आप देख के हैरान होंगे कि एल्यूमिनियम इन सब में से ज्यादा एक्सपैंड होगा। इसी तरह बीटा निकालने के लिए भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वी ओवर ओरिजिनल वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये वैल्यूज लगाकर आप बीटा भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बच्चों, आपने ये दोनों चीजें आराम से फाइंड आउट हो जाएंगी। तो इस बात से यह साबित होगा कि हम आराम से एक्सपेरिमेंट की मदद से अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं, और ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी फैलती है, यानी इन सब के डेल्टा एल भी निकाल सकते हैं। और डेल्टा एल से हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज टेम्परेचर पे ज्यादा फैलती है। और डेल्टा एल के साथ साथ डेल्टा वी भी फाइंड कर सकते हैं, यानी ये वाली चीजें भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आई होप आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने ये तफसील से पीछे बता दिया। अब अगर अल्फा और बीटा का मुकाबला किया जाए, अल्फा और बीटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अल्फा बीटा के मुकाबले में ये 1 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। ये 1 डायमेंशनल है, दिस इज 3 डायमेंशनल। अगर आप अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके बीटा आएगा। क्यों? बीटा में जो हीट यूज हुई थी ना, जो हीट आपकी इस्तेमाल हुई थी, वो 3 चीजों में इस्तेमाल हुई थी। इधर से भी लेंथ बढ़ाई थी, इधर की भी लेंथ बढ़ाई थी, और इधर की लेंथ भी बढ़ाई थी, यानी लेंथ, विड्थ, हाइट। तो अगर इधर बढ़ा, इधर भी चेंज आया, इधर भी चेंज आया, इधर भी चेंज, 3 टाइम्स चेंज आया उसमें वॉल्यूम में। तो हम कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, 3 टाइम्स चेंज आया। तो यानी आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्यूमिनियम का जो अल्फा होता है वो हमारे पास होता है 2.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5 पर केल्विन, ये था। इसी का ये अल्फा, इसी का बीटा जो होगा ना वो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 7.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -5 पर केल्विन हो जाएगा, 3 टाइम्स। बिकॉज इस केस में, वॉल्यूम वाले केस में,
जो आपका एल्यूमिनियम है वो इसमें भी बड़ा था, लेंथ में भी, विड्थ भी में भी बड़ा था, वो भी तो एक्चुअली लेंथ है ना, और हाइट भी एक्चुअली लेंथ है, उसमें भी बड़ा था, तीनों डायमेंशन में बड़ा था, तो उसको तीन तीन जगह पे चेंजेस का सामना करना पड़ा था। सो बीटा इज ऑलवेज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, सो वैल्यूज में भी वो 3 टाइम्स ही होता है। स्टूडेंट्स कैसा लगा लेक्चर? आई होप ये लेक्चर सुनते ही आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, keep subscribing this channel and keep following me, so you're gonna see all chapters of 10th class, class 9, first year, second year, graduation. In fact, I am just going to O levels, A levels very soon. So आप लोग अपना ख्याल रखें, दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।